ठीक है, welcome to this new video. In this video, I will discuss the history and culture part of GS paper 1 mains 2022. मैं OP Singh. In this video, I would discuss the history and culture segment and would not be touching the segments of social issues and geography of this paper. देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह के आए हैं. तो first question is pertaining to the medieval Indian temple sculpture. मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य किस तरह से उस समय की सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है. सेकंड क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू द मॉडर्न इंडिया. थर्ड क्वेश्चन also from modern India. This question number 11 also from the modern Indian segment, but the 12th and 13th number of questions from the ancient India. This year no question has been asked from the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. आपको उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट रीड द नेचर ऑफ द एग्जामिनर माइंडसेट. आप एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझ सकते. हो सकता है नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री से वो 2 क्वेश्चन पूछ दें. दिस ईयर 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर. 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो 8 क्वेश्चन पूछ लें. तो आप उसमें जो आपका एरिया नहीं है उसमें आप जाने की कोशिश मत कीजिए. यू आर एडवाइज टू डू योर प्रिपरेशन. आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन कीजिए. उसी से आपका कल्याण होगा, उसी से आपका भला होगा. आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह का डिफिकल्टी लेवल. मुझे बताया है कि डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था. मैं देख के बता सकता हूं कि डिफिकल्टी लेवल कितना है. मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, किस तरह से मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर किस तरह से मध्यकालीन समाज को प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतिबिंबन करता है. तो पहले तो मेडाइवल इंडियन जो टेम्पल स्कल्पचर है, टेम्पल स्कल्पचर, उसको मूर्ति शिल्प को कहते हैं. उसको आपको बताना है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है. रफली फ्रॉम 800 AD टू 1300 AD एंड देन 1700 AD. यहाँ मैंने 2 फ्रेमवर्क इसलिए बनाए हैं कि हमें ये देखना है कि जो बेसिक फॉर्मेट है टेम्पल स्कल्पचर का, दैट वाज प्रिपेयर्ड इन दिस सेगमेंट. इसमें बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए एंड टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स एज वेल एज ऑन द इंटीरियर. बिना स्कल्पटिंग वर्क के टेम्पल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं था. और जो फॉर्मेट टेम्पल का बन गया था 1300 AD तक, वही फॉर्मेट फिर 1700 तक आगे कंटिन्यू किया. The temples were constructed in 3 styles: Nagara style, North Indian style, डेक्कन स्टाइल और वेशराय स्टाइल. जो डेक्कन स्टाइल थी वो डेक्कन के पार्ट में थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा. और जो साउथ इंडियन स्टाइल थी उसे हम द्रविडियन स्टाइल कहते हैं. साउथ इंडिया स्टाइल मीन्स इन तमिलनाडु एरियाज, तमिलनाडु, केरला, एक्सट्रीम साउथ, तो उसे द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं. तो ये जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था, दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द स्कल्पटिंग वर्क. जो स्कल्पचर है यहाँ पे आपको बता देंगे. स्कल्पचर वाज यूज्ड टू डेकोरेट द टेम्पल्स का एक्सटीरियर डेकोरेट करते थे और इंटीरियर भी डेकोरेट करते थे, इंटीरियर. स्कल्पटिंग वर्क वाज आल्सो यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द रॉक कट टेम्पल्स. 2 तरह के टेम्पल होते हैं. कंस्ट्रक्ट द रॉक कट टेम्पल्स तो पूरी तरह से स्कल्पटिंग वर्क का ही नतीजा था.
यानी जो चट्टाने हैं उनको उसी जगह काट के बना दिया जाता था। और दूसरे तरह के जो टेम्पल्स थे वो कहलाते थे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, संरचनात्मक मंदिर। इन टेम्पल्स को बनाने के लिए स्टोन मटेरियल को दूर दराज से लाया जाता था और वहां पे असेंबल किया जाता था और स्कल्पटिंग वर्क किया जाता था। तो बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन टेम्पल कंस्ट्रक्शन was not possible without the sculpting work. Sculpting work was used to decorate the interior, decorate the exterior, ये आप बता देंगे। और क्योंकि temples were related to the Hindu culture, temples यहाँ पे आपको ये भी बता देंगे कि temples किससे related थे? हिंदू रिलीजन। अच्छा, बुद्धिज्म थोड़े कम बनाए गए बुद्धिज्म से रिलेटेड, एंड जैनिज्म। ये तीन धर्मों से रिलेटेड ज्यादातर टेम्पल बनाए गए। हिंदू टेम्पल्स में तीन हैं। देवी के टेम्पल बनाए गए, देवी, देन विष्णु टेम्पल, एंड देन शिवा टेम्पल। खासतौर से विष्णु टेम्पल्स ज्यादा बनाए गए, मथुरा, वृंदावन, बनारस, इसमें विष्णु टेम्पल ज्यादा बनाए गए। और बुद्धिस्ट टेम्पल और जैन टेम्पल। तो इस तरह से टेम्पल का बेसिक फॉर्मेट बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन बिना स्कल्पटिंग वर्क के पॉसिबल ही नहीं था। तो जैसे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ, जैसे लिटरेचर मिरर होता है लाइफ का, इसी तरह से टेम्पल स्कल्पचर भी मिरर होता है लाइफ का। दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अपर एलीट क्लासेस ऑफ द हिंदूज की अपर क्लासेस को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते थे। तो इन टेम्पल्स में जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट होती है। कास्ट स्ट्रक्चर, अपर एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को तो अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता था। टेम्पल्स में एक तरह का हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल में एक ऐसा फीचर है जो सरप्राइजिंग है। ऑन द लॉयन गेट्स, जो सिंहद्वार है, उसके बराबर में एक पतित पावन की मूर्ति है जो गेट पर ही लगी हुई है, साइड की वॉल पे। पतित पावन मतलब लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का एक स्वरूप है जो पतितों के उद्धार करने के लिए, उन्हें पवित्र बनाने के लिए जो बनाई गई है। यानी पतितों को, जो दलित हैं, जो कि अछूत हैं, उनको मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए पतित पावन बाहर ही आ गए। यानी आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। एक तो कास्ट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, दूसरा, हिंदूज टेम्पल्स में मेन विमेन मैन का जो डिफरेंस है, यानी जेंडर रिलेशन है, उसकी साफ झलक मिलती है। जेंडर रिलेशंस की साफ झलक मिलती है। जेंडर रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी वॉज पैट्रियार्किकल एंड पैट्रिलिनियल, खासतौर से जो हिंदू धर्म में था। तो उसमें विमेन वर यूज्ड इन डिफरेंट साइकोलॉजी। विमेन एज मदर, विमेन एज मदर गॉडेस, उनकी पूजा की जाती थी। विमेन एज द सिंबल ऑफ सेक्सुअलिटी, विमेन एज द pleasure for the sensuality. In this, the women as the dancers, उनकी बहुत सारी मूर्तियां हैं। women as the object of enjoyment, ये एक रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको सोसाइटी का। और फिर उसमें विमेन का जो एक और जो स्वरूप है वो दिखाई देगा। विमेन एज द prostitutes in the form of devdasis. So the exterior walls of the temples are extremely profusely decorated with the figure of these dancing girls, sexual scenes, etc. But interior of these temples at Khajuraho are calm, serene, modest, as also the simple. तो ये अलग अलग तरह की हमें
वो मिलती हैं, इसकी जानकारी मिलती है। जो वैष्णव जो कल्ट था, वैष्णव रिवाइवलिस्ट कल्ट जो नॉर्थ इंडिया में फैला भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप, कि विष्णु भगवान या कृष्ण के बहुत सारे मंदिर बनवाए गए अलग अलग जगह पे, तो उन वैष्णव कल्ट में हम ये देखते हैं कि अपर क्लास जो एलिट है उसके सेंटिमेंट्स को ही हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ देखते हैं, रिप्रेजेंट हुआ देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को देख लेते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म वर कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, दैट्स व्हाई their temples are more simple. Their temples are more simple in the elaboration of ornamentation. उनमें जो मूर्ति शिल्प है वो सिंपल है, काम, मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट, और it is comparatively free from the sexual एक्टिविटी, यानी बहुत सोबर है। हाँ, डेकोरेशन के लिए विमेन इज यूज्ड एज ए व्हीकल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ ब्यूटी, ये बात सही है। उसमें भी अप्सराएं हैं, किन्नर हैं और स्वर्ग के सीन हैं। जैन मंदिरों में जैसे दिलवारा जैन टेम्पल्स थे, दिलवारा जैन टेम्पल्स हैं, उसमें बहुत तरह के ऐसी पिक्चर्स हैं, लेकिन इतना ओपन सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे कि खजुराहो में है। तो आपको ये पॉइंट भी अलग से बताना पड़ेगा। इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ वी डू नॉट कम अक्रॉस विद द कास्ट स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। सबके लिए ओपन था, इसलिए उसमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की झलक हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट को बेस बना के अपने आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहला जो पैराग्राफ है उस पर लिखेंगे, हमें छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि ये कौन से काल के स्कल्पचर की बात कर रहा है। दूसरा, हमें यहीं पे बताना पड़ेगा इसी में ही, दूसरे उसमें, कि जो स्कल्पचर है दैट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द टेम्पल्स एज आल्सो टू बिल्ड अप द टेम्पल्स इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम इसके उस पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमें ये देना पड़ेगा, तीसरा, और इसमें हमें ए बी दो हिस्सों में आपको इसे देना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ द कास्ट एंड पोजीशन ऑफ द जेंडर। जेंडर को हम थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। विमेन एज द सिंबल ऑफ वर्शिप, विमेन एज द सिंबल ऑफ एंजॉयमेंट, विमेन एज द सिंबल ऑफ डांसर्स, ब्यूटी कॉन्सेप्ट विमेन के माध्यम से ही रिफ्लेक्ट हुई। अच्छा, फिर तो ये कितने हो गए हमारे? 3, और 3 में 2 पैराग्राफ आप इसे मान सकते हैं। देन यू हैव टू हाईलाइट द टेम्पल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चौथा और 5वां पैराग्राफ आप इसमें लिख सकते हैं। छठे पैराग्राफ में यू कैन, इन द 6th पैराग्राफ यू कैन सम अप, यू कैन कंक्लूड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of the Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? Give reasons. वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश इंडियन जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह देते हैं, उसकी जो सेनाएं हैं जिनमें भारतीय सिपाही होते थे, वो लगातार ही जो भारतीय सेनाएं थी, भारतीय राजाओं की जो सेनाएं थी, जो कि संख्या में ज़्यादा थी और जो कि अच्छी तरह से सुसज्जित होती थी, उनके खिलाफ अक्सर सामान्य तौर पर लगातार क्यों विजय प्राप्त करती थी, कंसिस्टेंटली वो जीतती क्यों थी? तो इसका लबोलबाब ये है, सीधी सी बात है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सीधी सीधी बात है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेनाएं थी उनकी सक्सेस के कारण क्या है? देखिए, पहला पॉइंट तो उन्होंने बता ही दिया इसमें कि दोनों ही आर्मीज
में जो इंडियन सोल्जर्स थे दोनों के पास ही इक्विपमेंट था, बल्कि इंडियन रूलर्स जो थे, इंडियन राजा जो थे, किंग्स थे, they did have the better equipment and their numbers were also far more greater. फिर भी उनके खिलाफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार क्यों जीतती रही, ये बताना है आपको। तो इसमें जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी पार्ट बराबर है दोनों के लिए, टेक्नोलॉजी एंड नंबर्स दोनों बराबर है। स्ट्रेटेजी पार्ट पे भी दो लगभग बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कहां जाता है? डिफरेंस आता है कि ब्रिटिश केम टू इंडिया विद ए सेंस ऑफ पर्पस, विद ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स देयर कंट्री। तो ब्रिटिश वर्कड इन इंडिया विद ए सेंस ऑफ पर्पस, with a sense of purpose, with goal and role clarity, clarity and clarity of the role and responsibility। ये एक अलग चीज है जो कि इंडियन आर्मीज के साथ नहीं थी। और तीसरी बात इसमें यह है कि ब्रिटिश wherever they would establish their control, they would take to the consolidation of their rule। तो conquest and consolidation continued side by side, वो दोनों साथ साथ चले। कंसोलिडेशन और कॉन्केस्ट दोनों साथ साथ चले कि जहां जहां भी वो अपना रूल एस्टेब्लिश करते थे वहां पर अपना कंट्रोल को कंसोलिडेट करते थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि अलोंग विद द फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं, अलोंग विद द कॉन्केस्ट दे ऑल्सो केप्ट ऑन ट्रांसपायरिंग देयर आइडियोलॉजी। उन्होंने अपना पर्पस बताया लोग, ठीक है। उन्होंने बताया कि वी हैव बीन वर्किंग इन इंडिया विद ए सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स दिस कंट्री, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो उन्होंने अपने जो पर्पस है उसको उन्होंने फिक्स कर दिया माइंड में, पर्पस। और उसमें इसी को हम कहते हैं आइडियोलॉजी पार्ट पे वो काफी मजबूत थे, आइडियोलॉजी पार्ट पे वो काफी मजबूत थे। जस्ट टू विन फेवर फ्रॉम द कॉमन पीपल, आम आदमी से वो किस तरह से लिंक करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे। अंग्रेजों ने शुरू से ही ये काम करना शुरू कर दिया था। अब इसको एक डिबेटेबल इश्यू है, ये दिस इज ए डिबेटेबल इश्यू। उन्होंने जो कहा वो कितना किया, उसे पूरा किया, वो बात अलग। बट दे वर फॉर ए टाइम दे वर एबल टू विन फेवर फ्रॉम द लोकल पीपल। बेशक उन्होंने आम आदमी का शोषण किया लेकिन उन्हें फेवर मिला। बात तक भी लोग ये कहते थे कि भाई ब्रिटिश शासन कुछ भी हो लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था तो वहां अच्छी थी, आम आदमी को राहत थी, क्राइम कम था। उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था। तो उनका जो नैरेटिव पार्ट था वो काफी स्ट्रांग था, नैरेटिव पार्ट पे वो काफी स्ट्रांग थे, नैरेटिव पार्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जो कि इंडियन आर्मीज के साथ नहीं था। अब ये देख लीजिए आप, इसमें देखेंगे कि 1757 में प्लासी हुआ। प्लासी जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजी शासन हुकूमत, कंपनी की हुकूमत एस्टेब्लिश हो गई। फिर 1764 में बक्सर हुआ। बक्सर, इन बक्सर द ब्रिटिश डिफीटेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, उसमें अवध था, उसमें बंगाल भी था और उसमें मुगल एम्परर था। तीनों की सेनाओं को अंग्रेजों ने एक साथ पराजित कर दिया था। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो देयर वाज ए गैप ऑफ 7 इयर्स, और 7 इयर्स में चीजें काफी बदल गई थी। In 1757 itself, the British raised the Bengal army। बंगाली जो यहाँ के लोकल थे, बिहार बंगाल के जो लोग थे, उनको लेकर अपनी एक सेना बनाई थी जिसकी कमान अंग्रेजों के हाथों में रहती थी। ठीक है, उस समय इंडियन जो सोल्जर्स थे दे वर रेडी टू वर्क एज द मर्सिनरीज। वो किराए पर
लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि इंडियंस में नेशनलिज्म नहीं था। हम अदर हार्मनी की तरफ भी आएंगे, अभी आएंगे। फिर उन्होंने अवध के ऊपर अपना शिकंजा यहां से कस दिया, यहां से अवध, AWATH, अवध को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। देन दे फॉट द बैटल्स, वॉर्स अगेंस्ट मराठास। मराठास were defeated, almost defeated in the first Maratha war from 1775 to 1782। हालांकि ये बराबरी पर छूटा था, but in a number of battles the British forces inflicted defeat on the Maratha armies। मराठों ने भी कुछ बैटल्स में अंग्रेजों को हराया। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, यानी मैसूर के जो थे, मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के साथ भी बराबरी पर वो युद्ध खत्म करने में एक तरह सक्सेसफुल हो गए थे 1782-84। दिस वाज द सेकंड मैसूर वॉर, सेकंड मैसूर वॉर। अच्छा, अब दीज वर द टू मोस्ट पावरफुल आर्मीज। मराठास भी कई आर्मीज थी उनके पास, कई उनके राजा थे, मुखिया थे, और मैसूर में जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे उनके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। देयर ट्रेनिंग वाज बेसिकली डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर्स। फ्रेंच ऑफिसर्स ने उनको ट्रेन किया था। और फिर हम आगे जाते हैं तो मराठास वर डिफीटेड, मराठास वर डिफीटेड इन द सेकेंड मराठा वॉर, सेकेंड मराठा वॉर इन 1803 to 1805। सेकेंड मराठा वॉर में मराठास को हरा दिया गया एंड ऑल वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटीज, सब्सिडियरी ट्रीटीज। इसी तरह से टीपू सुल्तान को हरा दिया गया। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन एंड किल्ड इन 1799। टीपू सुल्तान को आखिरी युद्ध में, जो कि मैसूर युद्ध था, उसमें 1799 में हरा दिया गया। द सिमिलर फेट वॉज मेट बाय सिख राजा रणजीत सिंह, सिख रूलर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की आर्मीज को भी उन्होंने हरा लिया 1845-46 में। फर्स्ट सिख वॉर हुआ, फर्स्ट सिख वॉर, एंड 1848-49 सेकेंड सिख वॉर, सेकेंड सिख वॉर। तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंडियन आर्मीज थी, दे वर ट्रेन्ड बाय द फ्रेंच जनरल्स, दे हैड वेरी गुड इक्विपमेंट, देयर नंबर्स वर फार मोर ग्रेटर देन दोज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके पास जो नहीं था वो विजन नहीं था। द लोकल इंडियन आर्मीज डिड नॉट हैव द विजन। इनके पास एक तो विजन नहीं था, विजन, पहली चीज ये थी। इंडियन आर्मीज, इंडियन जो रूलिंग क्लासेस थी, दे वर डिवाइडेड अमंग द रीजनलिज्म। रीजनलिज्म बहुत ज्यादा था, रीजनलिज्म, और अपने छोटे से एरिया को ही अपना वो नेशन मानते थे, राष्ट्र मानते थे, ठीक है। और इसकी वजह से यानी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट उनमें नहीं था। नेशनल सेंटिमेंट वॉज एब्सेंट, सेंटिमेंट वॉज एब्सेंट, यह था नहीं। इसकी वजह से दे फेल विक्टिम टू द डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल गेम प्लेड बाय द ब्रिटिश। एक बात ब्रिटिश के फेवर में जो यहां जाएगी वो ये जाएगी कि ब्रिटिश, वो मैंने पहले ही बता दिया, ब्रिटिश वर वर्किंग विद द सेंस ऑफ पर्पस, विद द सेंस ऑफ मिशन, विद द सेंस ऑफ विजन। उनके पास विजन थी। दे प्रोजेक्टेड एन आइडियोलॉजी है। उनकी जो आर्मीज थी वो ट्रेंड उतनी ही थी, लेकिन दे वुड बी वर्किंग फॉर ए मिशन। वो अपना अगर एक कदम आगे बढ़ाते थे तो दो कदम पीछे ले जाने के लिए भी तैयार रहते थे, ठीक है। एंड दे यूज, बेस्ट ऑफ ऑल, दे यूज द डिप्लोमेसी एंड डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ये दोनों को साथ साथ उन्होंने प्ले किया, एंड दे वर एबल टू
form a very big empire from 1757 to 1857. 1857 तक उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में बना लिया था, आपको ये बताना। तो इसमें जो है पैराग्राफ पहला तो वही हो जाएगा कि भाई दोनों को बताएंगे आप उसमें कि इसमें दोनों बराबरी थे, इसमें टेक्निक में भी, नंबर्स में भी, बल्कि वो ज़्यादा थे इंडियन रूलर्स। फिर बताएंगे कि ब्रिटिश वर वर्किंग विद ए मिशन। फिर बताएंगे कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन वेंट ऑन साइड बाय साइड, एंड देन दे वर वर्किंग विद ए पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस, आइडियोलॉजी। ठीक है। फिर ये बताएंगे कि इसको लेके उन्होंने इस तरह से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती। मेन बातें जो फैक्ट्स हैं आपको याद रह जाएं तो डेटा वो बता दीजिएगा। और फिर बाद में आपको बताएंगे कि इंडियन जो रूलर्स थे उनके पास विजन नहीं था, विजन एब्सेंट था, और इनके पास रीजनलिज्म में बहुत ज़्यादा वो था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। मराठास किसी के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे। सिखों ने आपस में ही अपनी पावर को नरीफाई कर दिया, आपस में ही लड़ते रहते थे। सिख जो कोर्ट था, दैनी दरबार उनका लाहौर जो कोर्ट था, उसमें इतने डिविजन्स थे कि बहुत सारे जो सिख अधिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग कर दिया। तो डिवाइड एंड रूल गेम और रीजनलिज्म और ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें एक तरह से अंग्रेजों के फेवर की चीज़ें थीं, और उन्होंने पर्पसफुली दे मेड यूज ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल गेम, और फैक्शनलिज्म का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपना भारत में शासन स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली। ठीक है। अब हम देखते हैं कि why was there a sudden famine in colonial India since the mid 18th century? भारत में, ये मॉडर्न इंडिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में मिड 18th सेंचुरी से अचानक अकालों की एक बाढ़ आ गई। अचानक से अकालों की एक बाढ़ आ गई है, बहुत तेजी से अकाल यहाँ पे आने लगे। तो इसका रीजन बताना है आपको। सिंस द मिड 18th सेंचुरी का जो हमारा जो पॉइंट बनाया है इन्होंने 1757 को ही बनाया है। ठीक है। ब्रिटिश वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 1757। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें वो सेटल हो गए थे। They became the de facto power in Bengal, Bihar and Orissa. यहाँ से वो de facto power बन गए थे, एक्चुअल पावर बन गए थे, और नाम के लिए ही बंगाल का नवाब वहाँ पे। तो अंडर दिस de facto power authority, the exploitation of the common people, आम आदमी का शोषण आरंभ हो गया। आम आदमी में कौन आ जाएगा? आम आदमी में आ जाएंगे किसान, कारीगर, ट्रेडर, पेटी ट्रेडर, ये आम आदमी में आ जाएंगे। तो ये जो है इनका शोषण होने लगा था। ये कैसे होने लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी used the political power for establishing the monopoly of trade business। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोलीज ट्रेड की एस्टेब्लिश कर ली थी, और उनके एजेंटों ने जो उस समय की सबसे अच्छी चीजें थी बंगाल में, जो गुड्स थे, उनके ट्रेड को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया? एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने इस तरह से किया कि दे वुड बाय एंड सेल एट द डिक्टेटेड प्राइसेस। वो कोई भी सामान खरीदते थे किसानों से, उनकी उपज, कपास खरीदते थे, अनाज खरीदते थे,
तो दे वुड बाय एट द प्राइसेस लोअर देन द मार्केट। और कारीगरों से, जो क्राफ्टमैन थे, उनसे उनकी बनी हुई चीजें, जैसे ढाका के मसलिन्स थे, उनसे उनकी बनी हुई चीजें खरीदते थे। तो दे वुड ऑल्सो बाय एट द लोअर प्राइसेस। और अपनी चीजें जब वो बेचते थे तो हायर प्राइसेस में बेचते थे। ठीक है, तो इसमें एक और चीज हो गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑपरेटिंग थ्रू इट्स एजेंट्स। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार था कि उसके जो ऑफिसर्स थे, जो कंपनी चला रहे थे, दे गॉट इन्वॉल्व इन द इविल्स ऑफ द प्राइवेट ट्रेड, इविल्स ऑफ द प्राइवेट ट्रेड जो था, उन्होंने सभी अधिकारियों ने अपने अपने निजी व्यापार खोल लिए थे। कहने का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिसर्स स्टार्टेड मेकिंग यूज और अब्यूज ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर फॉर फर्दरिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एक तरह से बंगाल को उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आम आदमी का शोषण हुआ था, और रही सही कसर 1765 के बाद पूरी हो गई। 1765 में कंपनी गॉट, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट्स कब तक थे? ये 1772 तक। इसी को दीवानी एरा कहा जाता है बंगाल में, दीवानी एरा। इसमें उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवान बन गई। दीवान मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। दे गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज। अब क्या है कि कंपनी पहले ट्रेड तो कर ही रही थी, ट्रेड में उन्होंने मोनोपोलीज एस्टेब्लिश कर ली और शोषण करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करना शुरू कर दिया। और वो अपने आप नहीं किया, दे गॉट द सर्विसेज ऑफ द लोकल इंडियन मिडिलमैन। और उन्होंने जनता का, किसानों को बेरहमी से शोषण करना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहला जो फैमिन है वो बड़ा फैमिन 1769-70 में पड़ा। इन दिस फैमिन नियरली one third population of Bengal was swept away। इसमें नष्ट हो गई, बंगाल वॉज डिस्ट्रॉयड। तो पहला फैमिन अब पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि मिड 18th सेंचुरी से भारत में अकालों की बाढ़ आ गई। ये फैमिन क्यों पड़ा? क्योंकि किसानों के पास अगली फसल बोने तक के लिए कोई बीज, कोई जो सीड होता है, वो भी मिडिल मैन ने छोड़ा नहीं था। इस वजह से ये फैमिन पड़ा। इसके बाद तो फैमिन्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि आगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, फैमिन्स 19th सेंचुरी में और ज्यादा गंभीर और ज्यादा भीषण होते चले गए। वो कह रहा है ना, सिंस 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी। तो सिंस में 19th भी आ जाएगा। 18th सेंचुरी से तो सिलसिला इसलिए शुरू हुआ, कंपनी ने अपने जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, उसका मिसयूज किया और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखा। आम आदमी का शोषण किया या शोषण होने दिया। अब जो नेक्स्ट फेज है जो फैमिन्स की, वो 19th सेंचुरी में हो जाती है। 19th सेंचुरी में जो फैमिन्स थे वो क्यों पड़े? कुछ तो जो फैमिन्स है वो पिछले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से, जो गरीब हो रहे थे लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कंपनी का जो रूल, कंपनी का जो शासन दूसरे क्षेत्रों में फैला। भाई पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही था, लेकिन इट स्प्रेड आउट इनटू द अदर एरियाज। यहां फैल गया, पूरे भारत में फैल गया। तो अब कंपनी की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उनका असर दिखाई देने लगा। अब क्या है, कंपनी ने 3 तरह के सेटलमेंट बनाए थे, 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए थे उन्होंने। सेटलमेंट्स कौन से? परमानेंट सेटलमेंट,
परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, और तीसरा है महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। अब तीनों तरह के सेटलमेंट का स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो एक इसका जो कॉमन इफेक्ट था, एक तो ये था कि रेवेन्यू डिमांड वाज हाई, और दूसरा कॉमन इफेक्ट ये था कि मोड ऑफ कलेक्शन वाज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रिक्ट। तो एक तो हाई डिमांड थी और दूसरा था मोड ऑफ कलेक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, कलेक्शन वाज स्ट्रिक्ट। चाहे स्ट्रक्चर कुछ भी हो इनकी, लेकिन किसानों पर उसका ज्यादा प्रभाव एक जैसा ही पड़ा, वेदर इट वाज अ परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। तो एक तो ये चीज हुई, और दूसरी चीज ये हुई कि 1813 के बाद द कंपनी इनिशिएटेड द फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, पॉलिसी इन इंडिया, फ्री ट्रेड पॉलिसी उन्होंने शुरू कर दी। फ्री ट्रेड पॉलिसी में यह था कि जो इंडियन मार्केट थे उसमें विदेशी जो सामान है, अंग्रेजी सामान, उनको एक तरह से उनको बाढ़ आ गई। द इंडियन मार्केट्स वर यूज्ड फॉर डंपिंग द ब्रिटिश गुड्स। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में जो इंडिया का ट्रेड है सभी कंपनियों के लिए फ्री कर दिया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, यानी बहुत सारी अंग्रेज कंपनियां यहां आ गई और अपने सामान लाती थी वहां से, ब्रिटेन में जो बने हुए सामान है, और यहां पर उन्होंने मार्केट्स में वो सामान डंप कर दिए। इससे ये हुआ कि जो यहाँ का कामगार है, जो यहाँ का हस्तशिल्प है, वो बर्बाद होने लगा। तो देयर स्टार्टेड ए माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में रेवेन्यू डिमांड की वजह से पहले से ही समस्या थी रूरल एरियाज में, और ये लोग जो शहरों से आए इन्होंने और उनके ऊपर प्रेशर डाला। तो विलेज में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी वो गिर गई, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंड। एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है। तो क्यों कम हुई कि पहले से ही किसान की हालत खराब थी। अब ये जो और लोग थे शहरों से, जब मान लो ढाका का सेंटर है, जब ये बर्बाद हुआ ढाका का सेंटर, तो ढाका के जो कारीगर थे वो गांव की ओर पलायन किए। तो इस तरह से गांव के ऊपर पहले से जो दबाव था और बढ़ गया। तो फिर उसके बाद जो और दूसरे फैक्टर्स हैं वो हमेशा इंडिया में रहे हैं। द नेचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड। जो यहाँ पर जो भी जैसे फैसिलिटीज थी, जैसे इरिगेशन नहीं था, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन वर प्रिमिटिव, उसमें जो प्रोडक्शन बढ़ाने के कोई ऐसे जरिए नहीं थे, जैसे पुराने तरीके से खाद और उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। इस तरह से जो द एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन द रेनफॉल, कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल पड़ गए, कभी सूखा पड़ गया। तो इस तरह से नेचुरल फैक्टर्स भी होते थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं होती थी, किसानों को क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए अकालों की बाढ़ जो आई वो आगे 19th सेंचुरी में कंटिन्यू करी, 19th सेंचुरी में वो कंटिन्यू करी। एंड देयर वर वेरी वेरी डेंजरस फेमिन्स, स्पेशली आफ्टर 1850। 1850 के बाद बहुत ही खतरनाक से फेमिन्स आए, जैसे 1859-60 में आया, जैसे 66 में, जैसे 68-69 में आया, देन 1874, देन 1876-78, देन 1890s में फेमिन्स आए। तो देयर erupted a number of famines all over the country। बहुत ज्यादा फेमिन्स आए और उसमें बहुत लोग मारे गए। लोगों का पूरा सोशल लाइफ पूरी तरह से डिसलोकेट हो गया। द एंटायर सोशल लाइफ डिसलोकेटेड इन दीज फेमिन्स। तो आपको यही बताना है कि जो 18th सेंचुरी में जो फैक्टर्स थे उनके साथ कुछ फैक्टर्स और जुड़ गए। तो पहले फेमिन्स केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ही कन्फाइन रहे थे 18th सेंचुरी, क्योंकि ब्रिटिश शासन वहीं तक था। लेकिन जैसे ब्रिटिश शासन फैला तो अदर फैक्टर्स वर आल्सो एडेड, जस्ट लाइक द रेवेन्यू डिमांड वाज हाई एंड मोड ऑफ कलेक्शन वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। और फिर दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट
ए वेरी बिग जॉल्ट, उनको एक झटका लगा, उनकी मोनोपोली को एक साथ ही झटके में हटा दिया गया। एंड देन इंडियन मार्केट वाज सब्जेक्ट टू द फ्री ट्रेड फोर्सेस। फ्री ट्रेड फोर्सेस में फ्री ट्रेड फोर्सेस को इंडिया में पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया। इसकी वजह से जो आम आदमी है, आम आदमी गरीब हो गया। अकालों में सबसे पहले जो मरने वाले थे वो गरीब ही लोग थे, लैंडलेस लेबरर्स होते थे, या वो कामगार होते थे, या वो कारीगर होते थे। तो उन सब पर इनकी अकालों की मार सबसे ज्यादा थी। छोटे किसान थे, ठीक है। तो इन फैक्टर्स कुछ तो मैन मेड थे, एंड सम वर ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सम वर ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिन्स आए। तो 18th सेंचुरी से शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 18th सेंचुरी तक आपका आंसर रहेगा नहीं, आपको इसे आगे भी ले जाना है। ओके, नेक्स्ट। अब इसे देखिए, द पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century, has been an ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. तो जो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, दो पार्ट हैं इसके। आंसर के दो पार्ट हैं, पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। दो पार्ट्स में इस आंसर को हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुआ? मिड 1850s से शुरू हुआ। मिड 19th सेंचुरी से शुरू होता है। तो इसकी जरूरत हमें कब पड़ी? इसकी जरूरत हमें पड़ी डलहौजी के टाइम से। डलहौजी was the Governor General 1848 to 56, and Dalhousie adopted the policy of annexation. डलहौजी ने कई सारी रियासतों का विलय कर लिया था। अब जो विलय से संबंधित समस्याएं थी वो आ गई। अब वो जो टेरिटरीज मिलाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में, उनको एडजस्ट करना था। तो अब यहीं से शुरुआत हो गई प्रोसेस की। तो डलहौजी के टाइम में जैसे एक प्रोविंस होती थी, तीन तो प्रोविंसेस थी हमारे पास। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी। और चौथी जो प्रोविंसेस थी वो थी हमारी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। तो ये तीनों गवर्नर्स प्रोविंसेस और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंसेस थी। अब हुआ ये, यहां पे हम इसको भी कर लेंगे। हुआ ये कि जब डलहौजी ने एनेक्सेशन किए तो रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कैसे हुई? रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ऐसे पड़ी कि ये था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये गंगा यमुना का इलाका, ये वाला, ये गंगा यमुना है, ये अवध का इलाका, अवध वॉज एनेक्स्ड इन 1856। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का इलाका था। और इसमें 1853 में ये जो इलाका है, ये जिसे हम आज सागर
SAGAUR, सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज कह सकते हैं, नर्मदा टेरिटरीज, ये इलाका मिला दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। ये जो प्रोविंसेस हैं ये सब उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आ जाएंगी। When Awadh was annexed, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस प्लस सागर प्लस अवध भी इसमें रख दिया गया, तो प्रोविंस का आकार बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, इधर पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849। तो पंजाब के साथ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज थे, NWFP, ठीक है, इनको पंजाब के साथ ही जोड़ दिया गया। ये बॉम्बे था, यहां पे बॉम्बे, और यहां पे मद्रास था, ये अलग थी, ये स्थितियां थी, ठीक है। इन यहीं में लिख देता हूं, इन 1861 सेंट्रल प्रोविंसेस was created, CP was created, Central Provinces was created along with the territories of Nagpur। नागपुर को मिला दिया सेंट्रल प्रोविंसेस में। आपको बताऊं, नागपुर का जो एरिया था वो डलहौजी ने नागपुर के स्टेट को भी लैप्स की डॉक्ट्राइन लगा के कैप्चर कर लिया था, तो नागपुर को इसमें मिला दिया गया। तो ये पांचवी प्रोविंस हो गई, 1 2 3 4 और 5, पांचवी प्रोविंसेस हो गई अभी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो असम का जो टेरिटरी थी, असम को काफी कंट्रोल में कर लिया सरकार ने। तो इन 1874 असम वॉज मेड ए कमिश्नर, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस इन 1874। तो ये स्थिति थी। व्हेन वी कम टू द टाइम्स ऑफ लॉर्ड कर्जन, दिस वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ये पोजीशन थी भारत में। अब जब हम कर्जन के टाइम की ओर आते हैं, तो कर्जन के समय में इस स्थिति इस तरह की आ गई। लॉर्ड कर्जन ने इस चीज को इस तरह से देखा कि भाई मुझे इंडिया में ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करना है। तो उसके लिए उसने, लॉर्ड कर्जन का टाइम है 1899 टू 1905। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने इन टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज किया, फिर से रीऑर्गेनाइज किया और बड़े पैमाने पर किया। लॉर्ड कर्जन was a governor general who came with a mission to consolidate the British control over India, क्योंकि इंडिया को वो पिवट मानता था। इंडिया वॉज द पिवट इन द ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। भारत ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी था जो सारी दुनिया में फैला हुआ था, और उसको वो और मजबूत करना चाहता था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन? पर्पज ये होता है कि हम अपना जो कंट्रोल है वो किस तरह से कंसोलिडेट करें, ठीक है। दूसरा पर्पज ये हो सकता है कि हम इस तरह से रीऑर्गेनाइज करके अपना जो इंपीरियल पॉलिसी है उसको कैसे लागू करें। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इस तरह से किया कि जो मुस्लिम्स थे ईस्ट बंगाल के वो बड़े खुश हो गए, एंड देन फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म वर वीकेंड। तो इसका एक ये भी पर्पस था। कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी होता था कि भाई एरिया बहुत बड़ा है, उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता, तो छोटी यूनिट्स क्रिएट की जानी चाहिए, नेचुरल यूनिट्स क्रिएट की जानी चाहिए। तो ये हमेशा ही पर्पस होता है। जैसे असम को बंगाल के साथ मिला दिया गया 1905 में, तो उसका एक पर्पस ये था कि जो ब्रिटिश जो कॉमर्शियल लॉबी थी, जो भी वहां के ट्रेडर्स थे, जो भी फाइनेंसर्स थे, दे डिजायर्ड देयर एंट्री इनटू द ब्रह्मपुत्र वैली फॉर लेइंग द टी गार्डन्स। तो इसके अलग अलग पर्पज होते हैं, ठीक है। अब कर्जन ने किया क्या? कर्जन ने ये किया कि नंबर 1, उसने 1901 में
1901 में जो पंजाब है, पंजाब से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को अलग कर दिया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फ्रंटियर प्रोविंस को अलग कर दिया और इसको एक कमिश्नर प्रोविंस बना दिया, कमिश्नर्स प्रोविंस बना दिया। ठीक है, तो पंजाब एक अलग प्रोविंस हो गया। पंजाब को उन्होंने वही दर्जा पंजाब का रखा। दूसरा जो उन्होंने किया 1902 में 23 में, उन्होंने जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी, सेंट्रल प्रोविंसेस उनके साथ किसको मिला दिया? बरार को मिला दिया। बरार वॉज बेसिकली ए टेरिटरी टेकन फ्रॉम निजाम, हैदराबाद के निजाम से कर्जन ने बरार को छीन लिया और फिर उसे मिला दिया सेंट्रल प्रोविंसेस के साथ। सेंट्रल प्रोविंसेस की कुछ टेरिटरीज को उड़ीसा के साथ मिला दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस की कुछ टेरिटरीज को 1905 में सेंट्रल प्रोविंसेस की कुछ टेरिटरीज को यहां से लेके किसके साथ मिला दिया? वेस्ट बंगाल के साथ मिला दिया, वेस्ट बंगाल के साथ मिला दिया, वेस्ट बंगाल। इस तरह से उन्होंने ये किया। फिर 1905 में उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें क्या किया कि ईस्ट बंगाल के साथ उन्होंने असम को मिला दिया, असम। और वेस्ट बंगाल को ज्यों का त्यों रहने दिया, बल्कि वेस्ट बंगाल में सेंट्रल प्रोविंसेस की कुछ एरियाज मिला दिए। ठीक है, ये कुछ उन्होंने टेरिटोरियल चेंजेस किए। अब क्या हुआ? कर्जन तो चले गए, लेकिन पार्टीशन डिडंट वर्क वेल। पार्टीशन से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, इसलिए एक बड़े पैमाने का, ये थर्ड फेज है, दिस इज द सेकेंड फेज एंड देन थर्ड फेज। थर्ड फेज में बड़े पैमाने पर 1912 में एक पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। और इसमें क्या हुआ कि 1912 में बंगाल को फिर से मिला दिया गया। बंगाल वॉज रीयूनाइटेड, रीयूनियन ऑफ बंगाल। और फिर असम का जो इलाका है 1912 में, असम का एक अलग दर्जा दे दिया गया, उसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया। और फिर असम को 1919 में एक गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया। ठीक है, समझ गए? अच्छा, बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये बहुत बड़े थे, इसलिए 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर लिया, बिहार एंड उड़ीसा, इनको अलग कर लिया, उड़ीसा। और ये चलता रहा। एंड फाइनली बिहार एंड उड़ीसा वर गिवन द स्टेट ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस इन 1936। 1936 में बंगाल और वो बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद फिर 1936 में ही जो सिंध है, सिंध बेसिकली वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का आकार ही बहुत बड़ा था, तो सिंध वॉज गिवन ए सेपरेट स्टेटस इन 1936। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि एक कमिश्नर प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी उन्होंने 1936 में NWFP को एक अलग प्रोविंस का दर्जा दे दिया, एक अलग प्रोविंस का दर्जा दे दिया। इस तरह से 1936-37 में इंडिया में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की संख्या जो थी वो 11 थी। ये इस तरह से हमारा टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन संपन्न हुआ। समझ गए ना? और अब हम अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन
एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सिंस द 1850 से ही सिंस मिड 19th सेंचुरी उससे ही हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया हमें दिखाई पड़ती है। जैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज का गठन किया। सिविल सर्विसेज 1853 सिविल सर्विसेज ओपन एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड और भारतीयों को भी उसमें भाग लेने की अनुमति दी गई। एज कितना था उसका? अपर एज लिमिट वाज 23। 1859 में अपर एज लिमिट घटाकर उसका रख दिया गया 22। 1866 में अपर एज लिमिट घटा के रख दिया गया 1866 में 21 और फिर 1876 में घटाकर उसका कर दिया गया 19 और 1879 में भारतीयों के लिए दरवाजे बंद करने के लिए एक भारतीय ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट न कर पाए तो उसके लिए उन्होंने इंडियन स्टैट्यूटरी सर्विस बना दी और फिर उन्होंने कुछ दिनों तक भारतीयों पर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस कुछ दिनों तक भारतीयों ने इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया और फिर आया 1885-86 में एक कमीशन था, एचिसन कमीशन। उसकी जब सिफारिश लागू की गई तो 1892-93 में एक जो फॉर्मेट बनाया गया एग्जाम का वो था 3 tier सिविल सर्विसेज। 3 tier सिविल सर्विसेज, 3 tiers, 3 TIERS टीयर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। एक तो ICS हो गया, एक हो गया स्टेट सिविल सर्विसेज और एक हो गया सबऑर्डिनेट सर्विसेज। और एज इसकी सिविल सर्विसेज की कर दी 23 मैक्सिमम। इस तरह से सिविल सर्विसेज का इस तरह से संगठन हुआ। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीयों की सिविल सर्विसेज में भागीदारी ज्यादा बढ़े, इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाते थे और इसीलिए सिविल सर्विसेज की एज को उन्होंने घटाया भी था। देयर वर सेवरल हर्डल्स इन प्लेस ऑफ इन द पाथ ऑफ द इंडियन एंट्रेंस टू द सिविल सर्विसेज। ये परीक्षा इंग्लैंड में ही होती थी, लंदन में, और वहाँ जाके परीक्षा पास करना और खर्चा उठाना, ये सारी समस्याएं बहुत थी और आम आदमी तो उसकी सोच भी नहीं सकता था। इसी तरह से उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज का भी गठन किया। जुडिशियल सर्विसेज 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आ गया, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। और फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के 3 हाई कोर्ट्स आ गए और फिर 1889 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चौथा बना, इलाहाबाद हाई कोर्ट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट से उनको एबॉलिश कर दिया गया। तीनों सुप्रीम कोर्ट्स, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तीनों ही सुप्रीम कोर्ट्स को एबॉलिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट्स वर abolished. British proclaimed openly the rule of law. न्याय व्यवस्था में अंग्रेजों ने खुले तौर पर विधि के शासन की घोषणा की, कहा कि सब बराबर हैं, सभी का समान इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन अंदर खाने ब्रिटिश had the racist bias against the Indians. इसी तरह से उन्होंने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी रिफॉर्म्स किए, रीऑर्गेनाइजेशन के। जैसे आर्मी में उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 रिवॉल्ट वाज ए बिग ब्लो टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 को तो उन्होंने सप्रेस कर दिया रिवॉल्ट को तो, बट then it was an eye opener. Then there was a wholesale reform in the army organization. In the
आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स किए गए। द proportion of the British soldiers and officers was fixed at least 1/3. The heavy artillery and other sophisticated weapons were reserved for the British. The regiments in the Indian Army were organized in the name of caste, creed. Regiments in the Indian Army were organized in the name of caste, creed, region, etc. इस तरह से उन्होंने आर्मी में डिवाइड रूल की पॉलिसी को लागू किया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़े पैमाने पर उन्होंने लागू किया। इन जनरल द ब्रिटिश adopted a very negative attitude towards the Indians after the revolt of 1857. Their policy became more racist against the Indians, ठीक है। और कोशिश ये करते थे कि हायर सिविल सर्विसेज में पॉलिसी मेकिंग इंडियंस ना आने पाए, ठीक है। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन की एक चीज और है कि ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी विद रिलेशन टू द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। जैसे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, when the company's rule in India was abolished and British rule was established directly. 1861 Indian Councils Act, Indian Councils Act. In this, the governors and governors general councils were expanded by the additional members, जिसमें इलेक्शन नहीं होता था, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उसमें जोड़ दिया गया था। देन इन 1892 द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, some more additional members were added to the Governor General Council and the Governors Council in Calcutta, Bombay and Madras. उसके बाद फिर 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसमें काउंसिल रिफॉर्म्स और ज्यादा हुए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद जो है 1909 के बाद फिर 1919 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, इंडिया एक्ट, जिसमें कि प्रोविंसेस में डायरकी का प्रोविजन लाया गया। फिर 1935 में देवर इन द एक्ट ऑफ 1935 देवर टू प्रोविजंस, ऑल इंडिया फेडरेशन at the center, all India federation at the center and the provincial autonomy, तो ये दोनों प्रोविजन लाए गए। इस तरह से हम देखेंगे कि पूरे मीन्स फॉर द 100 years, nearly 100 years since mid 19th century, the British kept on making the administrative changes as well as the political changes. उसे हम रीऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ये कोई नई चीज नहीं थी। यहां आपको बता दूं कि आपको बेशक नो डाउट ये सारे डेटा याद हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें जरूरी नहीं कि आपको सब याद ही रहे। आपको मोटी मोटी चीजें ब्रॉडर लेवल पे याद रहेंगी तो भी चलेगा। इफ यू डू नॉट रिमेंबर द ईयर्स, देखिए ये तो याद रखनी पड़ेगी, 1861, 1892, 1909 है, 1853 में सिविल सर्विसेज एक्ट आ गया था। कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी और याद होनी भी चाहिए, बट अदरवाइज द डिटेल डेटा इज नॉट नेसेसरी। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए मैं तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल एट ईज, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इजीली। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें एक प्रेशर होता है, कोई चीज याद रह जाती है, कोई चीज नहीं आती,
तो फटाफट उसमें आपको ये नहीं कि बैठ के याद रिकॉल करेंगे, तो जो याद आता है ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, काम हो जाएगा उससे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। डेटा फैक्ट के बारे में मत पढ़िए, तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको बता दूं कि ये चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप अगर इंक्लूड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डेट बेशक डालें या ना डालें। अब पॉलिटिकल रिऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बता दिया कि भाई सेंट्रल प्रोविंसेस बन गया, फिर ये बन गया, फिर वो बन गया, तो इतनी सारी डेट्स को आपको लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। आप बता दीजिए 3-4 लेवल थे, जैसे डलहौजी और लॉर्ड कर्जन था, फिर 1912 में वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, और फिर 1936 में लिनलिथगो की गवर्नमेंट थी। दैट्स व्हाई द और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज डन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। आगे देखिए, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्ट और हेरिटेज में, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में। गुप्ता पीरियड का कल्चर में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब गुप्ता एज भी देख लीजिए, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है ना ये, तो रफली फ्रॉम 300 टू 650 एडी आ जाएगा इसमें। Gupta has contributed to the growth of Sanskrit as the classical language. क्लासिकल लैंग्वेज कौन नहीं जानता कि इस टाइम में कालिदास हुए, शूद्रक हुए, इस टाइम में विशाखदत्त हुए। संस्कृत acquired the standard of a classical language, and then lot of scientific and technical literature was composed by Aryabhatta, Varaha Mihir, Brahmagupta, Bhaskar फर्स्ट, ठीक है। और लोग भी थे उसमें, वाघ भट्ट, ये भी लिख देंगे। और संस्कृत वाज द व्हीकल ऑफ ऑल द साइंटिफिक एंड टेक्निकल लैंग्वेज। इसमें सुश्रुत संहिता भी है, सुश्रुत RUTA, सुश्रुत संहिता इज ए डाइजेस्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी कंपाइल की गई। थर्ड, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत की गई। इट वॉज द बिगिनिंग फेज ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन विच द नागरा स्टाइल एक्वायर्ड इट्स बेसिक फॉर्म। नागरा स्टाइल acquired its basic form, नागरा स्टाइल की बेसिक फॉर्म इसमें आ गई। ये 250 वर्ड्स में है, तो इसमें हमारे पास लिखने के लिए काफी कुछ होना चाहिए। टेम्पल आर्किटेक्चर में नागरा स्टाइल की बेसिक फॉर्म एक्वायर कर ली गई। नागरा स्टाइल में एक तो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर एक कर्विलिनियर शिखर है इस तरह से, और कर्विलिनियर शिखर इज क्रूसीफॉर्म। इसी से अटैच एक मंडप है, मंडप रेस्टिंग ऑन द पिलर। ये गेट है गर्भगृह का, मंडप। एंड देन डेकोरेशन वाज डन। तो नागरा स्टाइल की पूरी जो फॉर्मेट है वो आ गया था। अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, लेकिन आर्किटेक्चर में ही हम चौथा पॉइंट इसमें ले लेंगे। तो इसमें है केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर continued in Ajanta. Cave architecture, caves were given the shape of viharas and chaityas.
फिर है स्तूपा आर्किटेक्चर। स्तूपा आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। अब भी स्तूपा बनवाएंगे लेकिन डिक्लाइन हुआ। और फिर इसके बाद फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी स्कल्पचर। गुप्ता स्कल्पचर आर नोन फॉर देयर डायनेमिज्म, देयर फ्लूइड क्वालिटी, देयर posturing, and sculptures were produced at Mathura, Gandhar, अमरावती, सारनाथ। इनमें बहुत ही फाइन स्कल्पचर बनाए गए। स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, महावीर एंड वेरियस जैन तीर्थंकराज, हिंदू गॉड्स, गॉडेसेस, उनकी बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए। और जो स्कल्पचर्स में डिफेक्ट थे, they were removed to a great extent. Not only the stone sculpture, stone ही नहीं, bronze sculpture was also initiated. Bronze sculpture. Then seventh, Guptas were the great contributor to the paintings. Painting tradition continued from Ajanta. अजंता में पेंटिंग ट्रेडिशन चलता रहा। केव नंबर 16 decorated with the beautiful pictures. Bagh was a new tradition. Bagha caves were decorated with the themes of Buddhism as well as secular themes. ये हो गया। Then the progress was also made in drama and performances, other performances. तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में कल्चर और हेरिटेज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, इसीलिए इसे हम क्लासिकल एज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, 1 by 1 एक एक करके इसके 7-8 पैराग्राफ में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे, ये आपका एक पार्ट इसका पूरा हो जाएगा। दूसरा पार्ट है चोला पीरियड। अब सबसे पहली बात चोला पीरियड किया जाती है। चोला पीरियड, इसमें चोला डायनेस्टी नहीं है, चोला पीरियड है। चोला पीरियड बोले तो चोला डायनेस्टी भी आ जाता है, प्लस राष्ट्रकूटाज भी आ जाएंगे जो उनके साथ उनके कंटेम्पररी थे, राष्ट्रकूटाज। इसमें मदुरई के पांड्याज भी आ जाएंगे, पांड्याज। तो जो चोला पीरियड है वो रफली फ्रॉम 800 टू 1200 एडी तक है, ये तो चोला पीरियड है। तो चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन क्या है? चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन, नंबर 1, चोलास कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज लिटरेचर। It was the golden age or classical age of the Tamil language literature. और फिर Chola's period is known for the promotion to the devotional cult of Shiva and Vishnu. So Shaiva saints and Vaishnava saints, Shaiva saints known as Nayanars, Vaishnava saints known as Alvars. They composed lakhs of songs in love and devotion to God, devotion to gods. Or this was a great contribution itself to the Tamil language and literature. ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इसी से रिलेटेड है कि these were the popular saints. They popularized the devotion of Shiva, devotion to Vishnu among the common people through the Tamil language. लेकिन इसके अलावा they were the scholars which were
which were contributing to the philosophy, कौन सी philosophy? Vaishnava philosophy, Shaiva philosophy, and these scholars were Yamunacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbakacharya, and they contributed through the Sanskrit as well as Tamil language and literature. जो इन्होंने फॉर्मेट तैयार किया इसी टाइम में शंकराचार्य भी हुए थोड़ा सा पहले. शंकराचार्य's main contribution was the integration of the religion and philosophies in India. उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाया इन्होंने. एंड देन इसका जो इफेक्ट हुआ दैट वाज सीन इन द कल्चर. कौन सी कल्चर? टेम्पल कल्चर. टेम्पल्स दो तरह के थे, एक तो स्ट्रक्चरल और एक थे रॉक कट. स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय चोलास at Kanchi, at Thanjavur, at Chidambaram. ठीक है. And they took the Dravidian architecture to the highest point of growth. Famous Vimanas, mandaps, antaral mandaps, ardha mandapas were constructed. So Cholas were the great builders of these monuments. These temple interior and exteriors were heavily decorated with the sculptures of gods, goddesses, kings, queens, etc. Then sculpture becomes very important part of the temple architecture. Sculpture of the Ellora caves. Sculpture के बिना चोलास के जो टेम्पल मॉन्यूमेंट्स है उनको पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था. Sculpture played a very significant role. Then तो Cholas contributed to the growth of music, dance like Bharatnatyam, etc. Cholas contributed to the growth of the Indian culture into the Southeast Asia, spread into Southeast Asia. इस तरह से हम चोलास का हम देखते हैं. एंड देन अगर राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटास कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ठीक है. इन दिस वे द आंसर कैन बी रिटन इजीली. नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉयन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी. ये तो सीधा सा क्वेश्चन है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बुल एंड लॉयन फिगर इन द इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बुल फिगर को ले लेते हैं पहले. बुल फिगर हमारी माइथोलॉजी में, हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर में कैसे सिग्निफिकेंट है, उसका क्या रोल है. तो बुल फिगर को देखिए. बुल इन इंडस वैली, bull was worshipped. Bull worship is indeed evident from the seals, from the terracotta idols Indus Valley में. Bull is the symbol of strength. Bull is strength. तो बुल किससे रिलेटेड है? बुल इज रिलेटेड है महावीर से. बुल इज रिलेटेड टू आदिनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकर. आदिनाथ और ऋषभ उनसे रिलेटेड है. ऋषभ आदिनाथ की एक मूर्ति एलोरा में, जो जैन केव है, एलोरा में 34 केव हैं, 34 केव्स, और उसमें से एक केव में
आदिनाथ की एक मूर्ति है जो बुल पर बैठे हुए दिखाए गए। ठीक है। बुल इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, birth of Buddhism is birth of Buddhism. Buddhism is indicated by bull. Indicated by bull. Bull से उसे reflect किया गया. There is a 10 bull story in Buddhist tradition of China. अच्छा, और फिर bull is very much associated with Shiva, Lord Shiva. शिव का वाहन है. बुल इज द वाहन ऑफ लॉर्ड शिवा. नंदी श्राइन इज एविडेंट फ्रॉम एलोरा. एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा में नंदी श्राइन है. नंदी श्राइन मीन्स पूजा घर. वहां पे नंदी बुल. तो बुल इज a very important tradition in the Indian sculpture, Indian art and architecture. माइथोलॉजी में बुल का बड़ा योगदान है. बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म. तो वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट आपको लिखने हैं. इन पे आप आराम से 3-3, 4-4 लाइन लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं लॉयन सिंबल. जो आर्ट होती है ना, आर्ट, उसमें सिंबल्स का जो रोल है काफी सिग्निफिकेंट होता है. इसमें लॉयन, कौन नहीं जानता लॉयन के महत्व को. महावीर इज सिंबलाइज्ड विद लॉयन. महावीर की लॉयन पर बैठे हुए एक मूर्ति है एलोरा में. महावीर की एक मूर्ति है लॉयन पर बैठे. महावीर जो 24 तीर्थंकर, 24 जैन तीर्थंकर हैं, उनकी इस पर बैठे हुए एक मूर्ति है. लॉयन इज prominent in Buddhist tradition, prominent in Buddhist mythology. Buddhist mythology में लॉयन का बड़ा रोल है. कैसे कि लॉयन capitals of Ashoka pillars at Nandangarh and Sarnath. ये लौरिया नंदनगढ़ है. लौरिया नंदनगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉयन इज वेरी प्रोमिनेंट इन द हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू आर्ट. Lion headed God. कोई नहीं जानता. नृसिंह is very important. Nrisimha incarnation is available from the Devgarh near Jhansi. Dasavatar and Dasavatar cave. Dasavatar 10 incarnation cave. Dasavatar cave from cave number 15 from Ellora. लॉयन हेडेड यानी जो नृसिंह अवतार था विष्णु का, उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया था. हिरण्यकश्यप को ये एक पावर मिली हुई थी कि उसको कोई नहीं मार सकता, उसको कोई जीव जंतु नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता. तो लॉयन हेडेड गॉड इनकारनेटेड इन दिस वे एंड किल्ड दिस डेमन. इसी तरह से who knows not the goddess Durga sitting on lion. Durga जो है महिषासुर sitting on lion and killing महिषासुर मर्दिनी. महिष मंडप is available. It was contributed by the Pallavas. Mahish Mandap. Mahish idol is available from Ellora.
एलोरा से महिषासुर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज मिली है. तो दिस वे वी कैन highlight these points, 4-5 paragraphs, 4-5 paragraphs, then your answer would be completed. Your answer would be completed. With this, I come to conclude this video. You should like, share, comment and subscribe to this channel so as to access to the other videos on the other topics. आपको वीडियो कैसा लगा? You can also write in the comment box. With this, thank you very much.